Hey learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. CLAT PG का फॉर्म भर दिया ना? नहीं भरा अभी? भाई जल्दी जल्दी जाके भरो. अब एग्जाम में बचे हैं सिर्फ 3 महीने. अब आपके पास टाइम नहीं है ये सोचने का कि ये पेपर देना है या नहीं देना है. अगर देना है तो फटाफट से फॉर्म भरो, नहीं देना है तो कोई बात नहीं, अगली बार के लिए तैयारी शुरू कर दो. लेकिन अगर आप ये फॉर्म भर चुके हैं क्लैट पीजी 2024 आप देने वाले हैं 3 दिसंबर 2023 को, तो आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए 3 महीने की स्ट्रैटेजी. बहुत कम समय बचा है, मुझे मालूम है सबको डर लग रहा होगा. 3 महीने कैसे बचे? पूरा सितंबर, ठीक है, जिसमें आपके 3 दिन बीत चुके हैं, वो 3 दिन आप उधर से एडजस्ट कर लो जो दिसंबर में आपको 3 दिन मिलने वाले हैं, ठीक है. देन आपके पास पूरा अक्टूबर है और पूरा नवंबर है. लेकिन 3 महीने ऑन पेपर है, लेकिन कैसे बीतेगा पता नहीं चलेगा, क्योंकि अक्टूबर में तो दशहरा भी होता है, दिवाली भी हमारी नवंबर अक्टूबर में जब भी पड़ रही है, ठीक है. तो ये 2 महीनों में तो हमारे आधे तो त्योहार ले जाते हैं और हमको बिल्कुल नहीं पता चलता है कि टाइम कैसे बीत गया, हमने तो पढ़ाई करी ही नहीं. तो इसीलिए अब जो बचे हैं आपके पास टाइम, ठीक है, अब जो भी समय आपके पास बचा हुआ है उसको यूटिलाइज करने का बेस्ट पॉसिबल वे निकालो एंड किसी भी कीमत पे उसके साथ कॉम्प्रोमाइज मत करो. मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि इन 3 महीनों में आपको किन किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस देना है, ठीक है. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हम 100% सिलेबस अब 3 महीने में कवर नहीं कर सकते. जितना हम कर चुके हैं बस उसी को हम पॉलिश कर सकते हैं. आज इसके बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी. Before starting with that video, I have a news for you guys कि the Great Learning Festival Unacademy का चल रहा है, जिसमें आज which means 4 सितंबर एंड कल 5 सितंबर को अगर आप अनअकैडमी क्लैट पीजी के प्लेटफॉर्म पर ये क्यूआर कोड स्कैन करके एंटर करते हो एंड इफ यू यूज माय कोड msing10, आपको दिख रहा होगा, इफ यू यूज माय कोड msing10 तो आपको फ्री ट्रायल मिलेगा 7 डेज का. यानी कि अगर आपकी प्रिपरेशन आधी अधूरी है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो अपनी प्रिपरेशन के बारे में, आपको मालूम नहीं है कि मैं 3 दिसंबर को कैसा करने वाला हूँ, तो आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अगर आप डाउट में हो तो आप पहले 7 डेज का फ्री ट्रायल भी ले सकते हो. बट अगेन आई विल रिपीट, ये 7 डेज फ्री ट्रायल की कंडीशन ये है कि आपको इन दोनों डेट में, आज या कल में ही, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस क्यूआर कोड को स्कैन करके एंड मेरा कोड यूज करके, तभी यू विल गेट दिस 7 डेज ट्रायल. अगर आप ये कोड यूज नहीं करोगे तो आपको 7 डेज फ्री ट्रायल नहीं मिलने वाला है, ठीक है. तो दिस इज फ्री. 7 दिन आराम से फ्री में पढ़ो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर. जो भी क्लासेस हो रही हैं सब कुछ आप अटेंड कर सकते हो. यहाँ पर आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, आपको स्टडी मटेरियल देखने को मिलेगा, किस तरीके का हम प्रोवाइड करते हैं, हम क्लास में कैसे डील करते हैं, एंड देन अगेन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, ये सब आप एक्सेस कर सकते हो. ये रहा हमारा अचीवर्स बैच. अगर आपको 7 डेज फ्री ट्रायल के बाद हमारा पसंद आता है क्लासेस तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो. मैं यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पढ़ाती हूँ. डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड msing10 टू गेट सब्सक्रिप्शन. क्लैट पीजी प्लस प्रोग्राम जिसमें मैं बात कर रही हूँ आपके एनरोल करने की, उसकी खासियत ये होती है कि हम डेली लाइव क्लासेस करवाते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस भी होते हैं मॉक टेस्ट के साथ. स्ट्रक्चर्ड कोर्स हम फॉलो करते हैं क्लैट पीजी एंड अदर एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, और इन क्लास पीडीएफ भी आपको मिलता है अलॉन्ग विद डेली केस एनालिसिस. ऑल इंडिया क्लैट पीजी 2024 की मॉक टेस्ट सीरीज अनअकैडमी लेके आया है. 2000 रुपीज में आपके पास 20 मॉक्स अवेलेबल हैं. खासियत यह है कि हर वीकेंड पे आप लाइव मॉक्स अटेंड कर सकते हो रियल टाइम में. 2 बजे से 4 बजे के टाइम में रियल टाइम होता है वो क्लैट पीजी के एग्जाम का, एंड उसी वक्त आपको हम मॉक्स भी करवाते हैं प्रैक्टिस, एंड देन आपके लिए एक रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है ये. तो बिल्कुल भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो. किसी भी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज मस्ट है. अगर आपने बैच ज्वाइन किया तो ये मॉक टेस्ट सीरीज परचेज करने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, आप उसी के थ्रू दे सकते हो. लेकिन अगर आपने बैच परचेज नहीं किया है तो आपको 2000 रुपीज पे करना पड़ेगा. कंडीशन ये है कि अगर आपने msing10 ये कोड यूज कर लिया तो देन एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा. यू कैन यूज माई रेफरल कोड msing10 टू अवेल दिस एडिशनल डिस्काउंट, ठीक है. ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल. अगर आप इसको ज्वाइन अभी तक आपने नहीं किया है तो फटाफट से इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लो, जिससे कि सारी अपडेट्स होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल के रिगार्डिंग, हमारे कोर्सेज के रिगार्डिंग, मॉक टेस्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जो भी है वो सब आपको यहाँ पर मिलता रहेगा. तो अब शुरू करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में. सबसे मेजर इशू क्या है हमारे लिए, ये समझ पाना कि हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है. आपको मालूम है आप किसी भी पेपर में बैठ रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है
उस पेपर के स्केड्यूल को पूरा समझना, क्या क्या सिलेबस में दिया है। अब मेजर लॉस को मेजर लॉस क्यों कहते हैं कि ऑब्वियस सी बात है कि उसका वेटेज आपके एग्जाम में ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर मेजर लॉज में हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की, हम बात करते हैं बिजनेस लॉज की। ये 3 हमारे होते हैं मेजर लॉज, ठीक है। अब उसमें आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सबसे ऊपर है, उसका वेटेज सबसे ज़्यादा होता है। फिर आपका क्रिमिनल लॉ आता है जिसका वेटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंड देन आपका आता है बिजनेस लॉज। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी आपकी आ जाती है माइनर लॉज की। मेजर लॉज क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्यों पूछा मैंने, क्या आपका मेजर लॉज रेडी हो चुका है? आज मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगी, बल्कि मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो जब अब 3 महीने बचे हैं आपके एग्जाम के लिए। तो क्या आप मेजर लॉज पढ़ चुके हो? अगर नहीं तो लेट मी टेल यू, आप बहुत पीछे चल रहे हो, आप बहुत ज़्यादा पीछे चल रहे हो, क्योंकि मेजर लॉज एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा सिलेबस कवर करते हैं एंड सबसे ज़्यादा वेटेज होता है उसका क्लैट पीजी के पेपर में। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्रिमिनल लॉ आपका अभी तक हो जाना चाहिए, एंड आपका बिजनेस लॉज अभी तक हो जाना चाहिए था। ये हो गए आपके मेजर लॉज, ठीक है। तो अगर आपका अभी भी नहीं हुआ है, देन प्लीज अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए और फास्ट करिए, ठीक है। अगर अभी आप 4-5 घंटे पढ़ रहे हो तो प्लीज इंक्रीज योर आवर्स, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर आप पीछे लोगों से चल रहे हैं। एंड जब व्हेन वी कम टू सम कंपटीशन, तो वहां पे आपको लोगों का सामना करना है, वहां पे आपको सिर्फ अपना एक रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड लेके नहीं आ जाना है कि आप पास हो गए हो, ठीक है। यू नो, ईदर यू आर इन द एग्जाम और यू आर आउट ऑफ द एग्जाम। तो डेफिनेटली अगर इन होना चाहते हो तो इन मेजर लॉस के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, you know, we cannot compromise with these major laws, ठीक है। नो कॉम्प्रोमाइज एट ऑल। तो मेजर लॉज को अच्छे से कवर करना है, जिसमें हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, हमारे पास है क्रिमिनल लॉ, एंड देन वी हैव द बिजनेस लॉ, ठीक है। इसमें भी थोड़ा और बाइफर्केशन दे देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पूरा कंप्लीट आपको करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरा कोर्स ज्वाइन करने में, तो आप डेफिनेटली वहाँ पे आके मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के भी लिए कोर्स अवेलेबल है, ठीक है। क्रिमिनल लॉ की बात हो गई, इसमें आपको आईपीसी पे ज़्यादा ध्यान देना है, देन आपको सीआरपीसी पे ध्यान देना है, ठीक है। एविडेंस थोड़ा अलग से आ जाता है, लेकिन एविडेंस को भी अगर आप इसी कैटेगरी में रखते हो तो एविडेंस थोड़ा सा कम कंपैरेटिवली प्रिपेयर कर सकते हो, बट आईपीसी और सीआरपीसी को आप स्किप नहीं कर सकते हो। बिजनेस लॉस की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन जो आपका पेपर है वो आईपीआर आ जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट भी समवॉट बिजनेस की कैटेगरी में ही है, ठीक है। ये तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा। उसके अलावा जो है यहाँ पर अदर लॉज आते हैं, जिसके बारे में नेक्स्ट बात करने वाले हैं कि क्या आपका माइनर लॉस भी हो गया है। चलो, जिनका हो गया वेरी गुड, तो उनका रिवीजन टाइम चल रहा होगा। मेजर भी हो गया, माइनर भी हो गया, अब तो हम सिर्फ मॉक्स लगा रहे हैं, अब तो सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चंस को, अब तो हम सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन कर रहे हैं और अपने मॉक्स को एनालाइज कर रहे हैं। बट ठीक है, अगर आपका माइनर नहीं हुआ है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, माइनर लॉस अभी भी आप कर सकते हो। तो माइनर लॉस कुछ ऐसे होते हैं जो हम शायद एक बार करके भूल भी जाते हैं, वो मल्टीपल रिवीजन हमसे मांगते हैं, क्योंकि मेजर में तो हमारा इंटरेस्ट होता है, हम कई बार ऑलरेडी लॉ स्कूल में भी पढ़ चुके हैं। माइनर में क्या होता है कि थोड़ा सा हम कंपैरेटिवली भूल जाते हैं। तो माइनर अगर नहीं हुआ है, चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, यही कहूंगी कि अभी से लग जाओ, ठीक है। अभी से लग जाना है। एंड इसमें प्रेफरेंस आपका क्या होगा, प्लीज गाइज इन्वायरमेंटल लॉ मत छोड़ना, ठीक है। इन्वायरमेंट लॉ को जरूर करके जाना। हर पेपर में देखोगे इन्वायरमेंट लॉ को आपके कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट करके पूछा गया है, ठीक है। लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ बिल्कुल करके जाना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है। प्रॉपर्टी लॉ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। फैमिली लॉ करके तो जाना ही है, दे या ना दे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट स्पेशली हिंदू लॉ वो तो आपको कवर करना ही है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है विच इज इम्पॉर्टेंट इज टैक्स लॉ, क्योंकि दे रखा है, ठीक है। जब क्लैट पीजी कंसोर्शियम ने जब आपका सिलेबस दिया था, उस वक्त आपने देखा होगा कि वहाँ पे मेंशन है बकायदा टैक्स लॉ, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ भी उन्होंने दिया था, ठीक है। एनवायरमेंट लॉ भी उन्होंने मेंशन किया है। तो जो सब्जेक्ट्स उन्होंने मेंशन किए, लाइक उन्होंने प्रॉपर्टी भी मेंशन किया है, तो उसको तो आप स्किप नहीं करोगे ना, उसको तो आपको करना ही है। तो माइनर लॉज में देख लेना, जो जो सिलेबस में मेंशन है डेफिनेटली उसको कवर जरूर कर लीजिएगा, उसको स्किप मत करना, क्योंकि उतना अगर आप करके जा रहे हो तो डेफिनेटली आप इतना तो स्कोर कर सकते हो कि आपको टॉप 10 मिल जाए, अगर अच्छे से पढ़ के जा रहे हो। आई एम नॉट टेलिंग ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए, जितना आप सिलेबस में मेंशन है अगर उतना अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप पूरा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया माइनर लॉज। अब बात आती है मॉक्स लगा रहे हो क्या, नहीं लगा रहे हो, सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पढ़ते चले जा रहे हो,
कुछ नहीं होने वाला, कोई फायदा नहीं मिलेगा। सिलेबस पूरा 100% भी पढ़ के चले गए ना, अगर एक भी मॉक नहीं लगाया तो कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। क्यों क्यों मैम, आखिर ऐसा क्यों बात है? ऐसा इसलिए क्योंकि मॉक लगाने से हमें हमारी परिस्थिति के बारे में पता चलता है। मॉक लगाने से हमें पता चलता है हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली जब हम मॉक्स लगाते हैं तो उस वक्त वो पर्टिकुलर मॉक और भी स्टूडेंट्स दे रहे होते हैं, तो हमें हमारी रैंक पता चलती है। जब हमें पता होता है 100 बच्चों में हमारी इतनी रैंक है, तो 10,000 बच्चों में, 12,000 बच्चों में हमारी कितनी रैंक होने वाली है, एक अंदाजा हम लगा लेते हैं। दूसरी बात ये होती है, जब आप सिलेबस पढ़ते हो तो सिलेबस पढ़ते टाइम यू डोंट नो कि किस तरीके से, किस फॉर्म में ये क्वेश्चन आने वाला है। आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, अब उसने आपने उस टॉपिक को पढ़ के किनारे रख दिया, आपको नहीं मालूम है वो टॉपिक किस फॉर्म में आने वाला है। कोई आर्टिकल हमारे पास आ जाएगा, या इस टॉपिक पे कोई जजमेंट हमारे सामने दिया जाएगा, क्या हमसे लैंडमार्क जजमेंट पूछा जाएगा, क्या हमसे रीसेंट जजमेंट पूछा जाएगा, ये सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। ठीक है, सो कीपिंग दैट इन माइंड मॉक्स देना जरूरी है, क्योंकि वहां पर आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे एक इतना बड़ा पैसेज पढ़ने में कितना टाइम लगता है, वो 10 क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे कितना टाइम लगता है, 10 क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करता हूँ या करती हूँ तो क्या मुझे वापस से पैसेज को पढ़ना पड़ता है, ये मैं बार बार रिपीट करती हूँ। ये कोई नई बात नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो आपको ये बात मालूम है। मॉक इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, व्हाट फॉर मॉक्स किस लिए ज़रूरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल टू चेक द स्पीड। ठीक है, स्पीड चेक करने के लिए ज़रूरी है। सेकेंड क्या इंपॉर्टेंट है? टू चेक द मार्क्स। ठीक है, ये मेन दो फैक्टर्स हैं। अब उसी से आपको पता चल जाएगा, मार्क्स में सब कुछ आ जाएगा। मार्क्स में क्या क्या आ जाएगा? मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग भी आपको पता चल जाएगी और आपको अपना टोटल स्कोर भी पता चल जाएगा। ठीक, तो जब भी मार्क्स लगाइए उसको उसी तरीके से आंसर मार्क करके उसी तरीके से करिए जैसे कि आपका ओरिजिनल पेपर है। नेगेटिव मार्किंग के मार्क्स काटो, ठीक है, ये मत करना अरे ये तो मैं घर में ले रहा हूँ कोई बात नहीं। नहीं, जब आप उस पर्टिकुलर मॉक को एक ओरिजिनल मॉक की तरह लेके बैठोगे, जब आप 2 घंटे में उस पूरे मॉक को लगाओगे, जब 120 क्वेश्चन का मॉक पूरा लगा रहे हो 2 घंटे में कॉम्प्रीहेंशन पैसेज वाला, तभी वो आपको रियल फील देगा। तभी आप नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखे हो। जब आप ये सोच रहे हो मुझे ये नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, अच्छा ये मुझे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, चलो मैं रिस्क ले लेता हूँ, वही जब पूरा का पूरा वही माइंडसेट होगा जो एग्जामिनेशन हॉल में होने वाला है 3 दिसंबर को, तभी ये वैल्यूएबल है मॉक्स, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, चलो मॉक्स तो लगा लिया मैम, क्या एनालाइज किया, एनालिसिस किया मॉक का? नहीं किया, अगेन कोई फायदा नहीं है। क्यों? हमने लगा तो लिया, 120 क्वेश्चन हमने लगाए, अब 120 के बाद मैंने 70 सही किए थे और फिर मैंने 20 गलत किए थे, मेरे नेगेटिव मार्किंग के बाद कितने मार्क्स आए ये तो मुझे पता ही नहीं चला। मुझे तो लग रहा है 120 मैंने लगा लिया, मुझे आते थे। उस 120 में आपको 20 नहीं आते थे, गलत आपने किए हैं। ठीक है, उसके बाद 10 आपने छोड़ दिए हैं, आपको नहीं आते थे। आपको मालूम है, इस बात का अंदाजा है आपको? अगर नहीं है तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक यहाँ पर कर रहे हो। एनालिसिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप पूरा, जैसा कि मैंने कहा कि जब आप मॉक्स लगा रहे हैं तो आप पूरा टाइम लीजिए, उतने ही क्वेश्चन उतनी देर में लगाइए, बिल्कुल जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म करने वाले हो। फिर आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए एंड देन एनालिसिस आप कैसे करोगे? उसी तरीके से जैसे आप एक एग्जामिनर हो। यू जस्ट फॉरगेट दैट दिस इज योर कॉपी एंड उस तरीके से कॉपी चेक करो जैसे स्कूल में कभी टीचर्स एक्सचेंज करवा देते थे ना, फ्रेंड की कॉपी या किसी और बच्चे की कॉपी देते थे, चलो चेक करो रिवीजन टाइम पे। तो क्या होता था, बड़ी गलती हम निकालते थे, बहुत मजा आता था, हम इंजॉय करते थे ना। अब उस तरीके से अपनी कॉपी को चेक करो, ये समझो मैं कोई थर्ड पर्सन हूँ और किसी और की कॉपी में चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले 120 में से देख लो कितने सही करे हैं, सही वाले देख लिया, उनको अलग कर दिया। ठीक, दूसरी कैटेगरी देखो गलत वाली, ठीक, उसको अलग कर दिया, नोट कर लिया। देन लेफ्ट ओवर वाली कैटेगरी देख ली, उसको अलग कर दिया। ये हो गया एक ऊपर ऊपर का काम, अभी सिर्फ देख देख के छोड़ दिया। अब आराम से आंसर शीट को किनारे रखो, अब लेके बैठो इस ओएमआर शीट, अब फिर से देखो कौन कौन से सही किए थे। जो जो सही किए थे एक बार उसको रिवाइज कर लो, आपको पता चल जाएगा कि इतने क्वेश्चन मैंने सही किए हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा, आपको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में अगर ये क्वेश्चन आपको फिर से इसी फॉर्म में कभी मिलता है तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। आपने जो क्वेश्चन यहाँ पे मार्क किया, आंसर मार्क किया, वही आपको आगे भी मार्क करना है। अगर डिट्टो कहीं पर 2 कॉपी मुझे क्वेश्चन ये मिल गया, एक बेनिफिट ये हो जाएगा। गलत देखोगे, गलत के बाद सही आंसर देखोगे, इसका सही आंसर क्या है। सिर्फ गलत गलत ये है, देख के छोड़ नहीं देना है, आपको सही आंसर पर भी जाना है। सही आंसर देखा और उसको एनालाइज किया। एनालाइज कैसे करोगे?
कोई अगर आपने सेक्शन गलत बताया था, मान लीजिए सेक्शन 102 के बजाय आपने सेक्शन 103 बता दिया था, तो 102 वापस से जाके देखिए बेयर एक्ट में कि क्या दिया हुआ है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ठीक है। ये आपको चेक करना है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ना है कि आपके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। तुरंत स्किप मत कर देना। तुरंत तुरंत क्या होता है, कई बार हम जब देखते हैं तो फिर हमारे दिमाग में वो आंसर बैठ नहीं पाते हैं। आपको क्या करना है, आपको थोड़ा टाइम देना है, अच्छे से उसको पढ़ने का ट्राई करना है। फिर लेफ्ट ओवर वाले पे आएंगे। लेफ्ट ओवर के बारे में तो ऑब्वियसली हम क्लूलेस थे, हमको कुछ नहीं पता था। हो सकता है कोई सब्जेक्ट हमने ना पढ़ रखा हो, इन केस लैंड लॉ मान लीजिए हम पढ़ के नहीं गए और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया, तो डेफिनेटली हमें कुछ नहीं पता तो हमने छोड़ दिया, ठीक। अब ये जो 10 क्वेश्चन हमने छोड़े, हमें कुछ नहीं मालूम था इसके बारे में, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके सही आंसर्स मार्क कर लेंगे। अब हम अगेन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जाके पढ़ेंगे, जिससे कि फिर ये क्वेश्चन हमारे सामने अगर कल को कभी भी कहीं पड़ता है तो हमसे गलती ना हो। मेन मोटिव मॉक एनालिसिस का यही होता है कि कल को फिर से ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आते हैं किसी भी फॉर्म में तो आपसे गलती ना हो। नहीं तो कोई फायदा नहीं है मॉक लगाने का, अगर सेम क्वेश्चंस रिपीट हो भी गए और आपने फिर से वही मार्क कर दिया जो आपने मॉक के टाइम पर मार्क किया था। इन दैट केस कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तभी है मॉक का तो जब एनालिसिस करो, वरना मत लगाओ। अगर लगाना है तो एनालिसिस जरूरी है, नहीं तो मत लगाओ। मैं जेन्युइनली ये बात कह रही हूँ, क्योंकि फिर आप खुद को ज्यादा खतरे में डाल रहे हो। आपको लग रहा है सही है, नहीं हो सकता ना सही, जरूरी नहीं है ना सही आंसर आप बता रहे हो, आप गलत तो बता सकते हो। इसलिए एनालिसिस इज जरूरी। आप रिवीजन कर रहे हो कि बस कोर्स कंप्लीट हो गया तो किनारे कर दिया, रिवीजन जरूरी है। सिर्फ ये नहीं है पूरा सिलेबस कवर हो गया अब तो मैं सिर्फ मॉक्स लगा रहा हूँ, अब मुझे रिवाइज करने की क्या जरूरत है, मॉक्स के थ्रू तो मैं रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, वेरी गुड। मॉक्स के थ्रू रिवाइज कर रहे हो, मे बी प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो, मे बी किसी और XYZ कॉम्पिटिशन के क्वेश्चंस लगा रहे हो, डेफिनेटली लगाओ, बट उसी के थ्रू रिवीजन कर लो। जब जब क्वेश्चन लगा रहे हो उसी टॉपिक को जाके रिवाइज कर लो, लेकिन रिवाइज जरूर करना है, इट इज मस्ट, ठीक है। आपको मैं कह रही हूँ, अगर मान लीजिए आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने हैं एग्जाम्पल के तौर पर, एंड आप अगर 9 सब्जेक्ट भी करके जा रहे हो और कंप्लीटली करके जा रहे हो और आप इसके बारे में डेड श्योर हो कि आपसे एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, डेफिनेटली यू कैन गेट द टॉप 10 कॉलेजेस। लेकिन आप अगर 12 के 12 पढ़ के जा रहे हो, आपने थोड़ा पढ़ा है, तो सीधी सी बात है, हो सकता है कि आपने 5 किसी सब्जेक्ट में जो सेक्शन छोड़ा था वही सेक्शन पूछ लिया गया है, तो आप नुकसान में चले गए ना। तो मेरी राय यही है, जितना करना उसको सॉलिड करना, उसको हर तरीके से करना, ठीक है। रिवीजन के टाइम डोंट फॉरगेट टू फोकस ऑन द रीसेंट केस लॉज, ठीक है। आपका काम रिवीजन के टाइम पर ज्यादा रहने वाला है रीसेंट केस लॉज पर। क्यों? क्योंकि ये है जो मेन आने वाला है हमारे पेपर में, और इसको हम किसी भी कीमत पे स्किप नहीं कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, 2023 के जाके सारे केस लॉज देख डालिए, 2022 के देख डालिए, ठीक है, एंड 2021 के भी देख लीजिए। 3 साल के तो आपको देखने ही देखने हैं। अगर आपको लग रहा है खुद आपसे नहीं हो सकता है, तो आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जाके मंजरी सिंह सर्च करिएगा, ठीक है। मंजरी सिंह आप सर्च करेंगे, आपको मेरी प्रोफाइल दिख जाएगी, यू जस्ट गो ऑन टू माई प्रोफाइल, वहां पर आपको फ्री स्पेशल क्लासेस दिखेंगी, एंड उसमें ऑलरेडी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मैंने पढ़ाए हैं, आपको वो मिल जाएंगे। फर्दर सीरीज आपको YT चैनल पे ही मिलने वाली है। अगर अभी तक जुड़े नहीं हो हमसे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि कल से आपको इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज इस पे कंटिन्यूएंस में मिलने वाली है, जिसमें मैं आपको केस लॉज रीसेंट वाले पढ़ाऊंगी अच्छे से। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं बताऊंगी, मैं प्रॉपर बताऊंगी जो जो एक केस में आपको पढ़ना होता है। फिलहाल के लिए मैं 2022 के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के केस लॉज से डील कर रही हूँ, एक बार वो पूरा हो जाएगा तो मैं 2023 पे भी आ जाऊंगी, एंड इन द एंड आई विल ऑल्सो कम अप टू 2021 के केस लॉज, ठीक है। तो आई होप मैं क्लियर हूँ इस चीज को लेके कैसे कवर करना है। आप लाइव लॉ पे जा सकते हैं, आप बार एंड बेंच को कवर कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन मेरी राय यही होगी केस लॉस के थ्रू करो। रीसेंट केस लॉ सर्च कर लिया, उसको रिवाइज कर लिया, उसकी लिस्ट एक बना ली है, एंड फिर लैंडमार्क केसेस को जाके रिवाइज किया, एंड उसी के टाइम पे प्रोविजन को हमने देख लिया, क्योंकि अल्टीमेटली आपको पेपर इसी के फॉर्म में मिलने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम। अगर आप कहीं पर भी भटक रहे हो, इफ यू फील दैट मैं मेरे एम पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे कैसे क्या करना है, यू जस्ट सी दिस थिंग। आप ये अपना NLU स्कूल समझ लो, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी समझ लो, जहाँ पर आप क्लैट PG करने का सपना देख रहे हो। अगर आप फोकस रहोगे, ठीक है, अगर आपको है कि मुझे क्लैट PG करना है और मुझे सिर्फ और सिर्फ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करना है, तो दिस इज द टाइम।
अभी भी 3 महीने कोई कम नहीं बचे हैं। करने वाले लोग 15-20 दिन में, 1 महीने में भी कर ले जाते हैं, बट अगेन आई वुड से वो 15-20 दिन में जो करते हैं, 1 महीने में करते हैं, उनका अलग होता है। ठीक है, हर एक स्टूडेंट के ऊपर एक स्ट्रैटेजी नहीं चलती है। आप सबको मालूम है कि सबका इंटेलिजेंस लेवल अलग होता है, सबकी खुद की तैयारी अलग होती है। कोई अगर अपने एलएलबी टाइम पे बहुत अच्छे से तैयारी करके रहा है, कोई टॉपर रहा है, किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी थी, इन दैट केस उसको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। कोई था जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ाई करी थी, तो डेफिनेटली उसको ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो यहाँ पर अभी भी 3 महीने कोई कम टाइम नहीं है। अगर आप अच्छे से फोकस करते हो, आपको मालूम है मुझे क्या क्या कवर करना है, आपने मेजर लॉस कवर कर लिया, आपने माइनर लॉस थोड़े थोड़े कवर कर लिए, सारे बहुत सारे नहीं, लेकिन एटलीस्ट सिलेबस में जितने सब्जेक्ट्स दिए अगर आपने उतने कवर कर लिए रिसेंट केस लॉस और लैंडमार्क केस लॉस के साथ, तो डेफिनेटली यू कैन मेक इट। एंड 3 महीने बहुत होते हैं करने के लिए। तीज त्योहार थोड़ा टाइम के लिए भूल जाओ, ठीक है, इन्वॉल्व हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल गायब हो जाओ, दरवाजा बंद करके घर में कमरे में रहो, बिल्कुल भी नहीं जरूरत है, लेकिन जस्ट फोकस ऑन योर एम, इसको मत भूलो। इसको ध्यान में रखोगे ना तो हर खुशी अच्छी लगेगी, और थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना त्योहार वगैरह के साथ तो बुरा नहीं लगेगा। तो अपना एम सामने रखो, क्योंकि अगर आपको एलएलएम करना है तो दिस इज द टाइम। हर बार पेपर आएगा, हर बार पेपर टफ भी होके आ सकता है, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, तो जितना जल्दी पेपर क्लियर करके किनारे हो जाओ उतना ज्यादा आपके लिए सही होगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी, ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। आप सपना देख रहे हो, आप एनएलयू देख रहे हो, आप रोज स्क्रॉल कर रहे हो, नेशनल यूनिवर्सिटी बैंगलोर जाना है, नालसार जाना है, टॉप 10 देख रहे हो, टॉप 5 देख रहे हो, बट अगर आप कुछ कोशिश नहीं कर रहे हो तो आप अपने उस ड्रीम को अचीव नहीं कर सकते हो। ड्रीम अचीव करने के लिए हमें पहला कदम रखना पड़ता है। तो जब तक आप अपना पहला कदम रख के धीरे 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 आप स्टेज नहीं चढ़ोगे, तब तक आप उस अपने ड्रीम को अचीव कैसे कर पाओगे। तो फाइनली आई वुड लाइक टू से कि मेहनत करिए, मेहनत करने के बिना कुछ नहीं होने वाला। ये टेबल और कुर्सी पकड़िए जो स्क्रीन पे दिख रही है, अपनी किताब लेके बैठ जाओ, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ोगे एंड दैट इज मोर देन इनफ आपको सक्सेस दिलाने के लिए। सिर्फ आपको एक हार्ड वर्क करना है, आपको विश्वास रखना है, अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है, एंड जैसे जैसे मैंने कहा बस उसको फॉलो करना है। डेफिनेटली यू कैन डू दिस। ठीक है, सो आई होप ये सेशन आपके लिए यूजफुल था, काफी मोटिवेटिंग रहा होगा। जिन लोगों की तैयारी थोड़ी सी स्लो चल रही होगी, तो इसी मोटिवेटिंग वीडियो को सोर्स बनाते हुए आज से बैठ जाओ, तैयारी एकदम बूस्ट कर दो अच्छे से कि हाँ मुझे तो क्रैक करना है। अनअकैडमी का जो मोटो है वो लेट्स क्रैक क्लैट पीजी, मुझे बस उसी पे काम करना है। एंड अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। अपकमिंग सेशंस आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स स्पेशली। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं, कल आपका 5 सितंबर है, टीचर्स डे स्पेशल। कल हम मिलते हैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स की सीरीज पे। थैंक यू सो मच।